हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आप लोगों के कमेंट्स मुझे मिल रहे हैं, मैसेजेस आ रहे हैं कि पढ़ाई एकदम बढ़िया से चल रही है। ये सुन के बड़ा अच्छा लगता है। पढ़ाई बढ़िया ही चलनी चाहिए क्योंकि बच्चों 10th क्लास जो है आप लोगों की लाइफ के पहले इंपॉर्टेंट एग्जाम्स में से है, इजंट इट। तो एकदम बढ़िया तरीके से अपनी पढ़ाई को करना है। बढ़िया तरीके से हमारा कोर्स भी चल रहा है। यहाँ पर तीसरा चैप्टर हम लोगों ने पिछली वीडियो में स्टार्ट कर दिया था। आज ये पार्ट नंबर 2 है बच्चों, लीनियर इक्वेशंस का। और जैसा कि मैं कहता हूं, रजिस्टर पेन लेकर के अपना तैयार हो जाओ, बिल्कुल एक एक चीज को नोट करते रहना है। और लेक्चर पूरा होने के बाद, वीडियो के बाद, ये जो पीडीएफ है ये आपको टेलीग्राम चैनल पे भी मिल जाएगी, वहां से भी आप इसको देख सकते हैं। ठीक है। अब बच्चों आज की जो क्लास है हमारी, उसके बारे में थोड़ा मैं बताता हूं। तो यहाँ पर जैसा कि हमने लिखा हुआ है टुडेज गोल, आज हम क्या गोल करेंगे। आज का हमारा गोल है बच्चों की चलो, आज का गोल है कि एक तो हम सीखेंगे ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्यूशन ऑफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन जो होती है, ग्राफिकली उनका सॉल्यूशन हम कैसे निकाल सकते हैं बच्चों। देखो बच्चों, दो तरीके होते हैं लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के। एक तो होता है हम एल्जेब्रिकली सॉल्व कर दें, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, जो इस बार कोर्स में नहीं है। तो ये वाले जो तीनों मेथड है, ये है एल्जेब्रिकली मेथड। एल्जेब्रिकली कैसे सॉल्व करते हैं लीनियर इक्वेशन को, वो हम आने वाली वीडियोस में, कल के पार्ट में या उससे अगले में सीखेंगे बढ़िया तरीके से। और बच्चों दूसरा तरीका जो होता है वो होता है ग्राफिकल सॉल्यूशन। ग्राफिकली आप लोग लीनियर इक्वेशन को कैसे सॉल्व कर पाते हैं। तो आज की जो हमारी वीडियो है इसमें हम लोग सीखने वाले हैं ग्राफिकल सॉल्यूशन, ग्राफिकली कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है बच्चों। इसके बाद हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन किन किन तरह के होते हैं। इससे रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट टेबल हम आज की क्लास में देखेंगे। और बच्चों 100% आप अपने पास नोट कर लेना, इस टेबल से गारंटेड क्वेश्चन बोर्ड के अंदर आता ही आता है। हर साल हम लोग देखते हैं, मोस्टली इस टेबल से तो क्वेश्चन आ ही रहा है। 100% बोर्ड पूछ रहा है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों। तो पेपर के टाइम पे, पेपर में जाने से पहले या जब कभी आपका स्कूल का टेस्ट वगैरह हो, तब भी हमेशा जब भी लीनियर इक्वेशन आए तो ये टेबल जरूर रिवाइज करके जाना। 100% क्वेश्चन आएगा, मेरी बात आप लोग नोट कर लेना। ठीक है। इसके बाद बच्चों एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.2 पेज नंबर 49, पूरी की पूरी एक्सरसाइज हम लोग आज की वीडियो में कवर करेंगे। तो चलो फटाफट से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज हमें सीखना है ग्राफ ऑफ अ लीनियर इक्वेशन। तो बच्चों ग्राफ ऑफ अ लीनियर इक्वेशन क्या बात है ये। देखो बच्चों, मैंने कल के पार्ट में भी आप लोगों को बताया था इंट्रो में कि लीनियर इक्वेशन, जैसा कि नाम में है इसके लीनियर, यानी नाम के अंदर क्या है, लाइन है बच्चों, इजंट इट। ये देखो नाम के अंदर लाइन आ रही है, तो हमारा जो तेज दिमाग है वो क्या कहेगा, इसका मतलब इसका ग्राफ जो है स्ट्रेट लाइन ही बनेगा हमेशा। ठीक है बच्चों, ये आपको ऐसे करके सिंपली याद रखना है चीज को। लीनियर इक्वेशन, इसका मतलब ग्राफ जो बनेगा स्ट्रेट लाइन बनेगा। अगर कभी भी आपका ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं बनता तो याद रखना मेरी बात, इसका मतलब कहीं गलती कर दी है, दोबारा से एक बार रीचेक कर लेना। ठीक है। अच्छा, अब ये तो पता लग गया कि लीनियर इक्वेशन का ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनता है। कार्टेशियन प्लेन पे जब हम लोग बनाएंगे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस का यूज करते हुए, तो एक स्ट्रेट लाइन आएगी, चाहे ऐसे आ जाए, चाहे ऐसे आ जाए, चाहे ऐसे आ जाए, आएगी स्ट्रेट लाइन। लेकिन बच्चों यहां से एक सवाल और निकलता है, वो क्या है देखो, नेक्स्ट टॉपिक हमारा 3 टाइप्स ऑफ ग्राफ्स ऑफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। पेयर का मतलब बच्चों, अगर 2 लीनियर इक्वेशन हम लोग ले लें, 2 लीनियर इक्वेशंस की अगर बात करें और दोनों लीनियर इक्वेशन को सेम ग्राफ पे हम लोग ड्रॉ करें, दोनों लीनियर इक्वेशन को सेम ग्राफ पे ड्रॉ करें, तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। तो बच्चों यहाँ पे हम लोग ग्राफ बना लेते हैं। तो मैं थोड़ा ड्रॉ करके दिखाता हूँ। एक ये लेंगे हम, एक हमने यहाँ पर बनाया ये, और एक इधर बना लेते हैं। ये हो गया, और इसको हम देखते हैं दूसरे मार्कर से। बच्चों अगर 2 इक्वेशन की बात हो रही है तो ऐसा हो सकता है कि एक इक्वेशन का ग्राफ ऐसे जाए और दूसरी का इस तरीके से जाए। कहने का मतलब क्या है कि दोनों जो ग्राफ्स हैं, दोनों जो लाइंस हैं,
वो एक दूसरे को कट कर दें एक पॉइंट पर, ठीक है बच्चों। तो इंटरसेक्टिंग एट वन पॉइंट, यानी कि हमें इंटरसेक्टिंग लाइंस मिल सकती हैं, जैसा कि यहां पे आप लोग देख पा रहे हैं। फिर एक पॉसिबिलिटी भी ये भी हो सकती है बच्चों कि ऐसा हो सकता है कि एक इक्वेशन का ग्राफ ऐसे जा रहा है, ठीक है, और दूसरी का जो है वो भी बिल्कुल इसके ऊपर ही जाए, दूसरा जो ग्राफ बने हमारा वो भी ठीक इसके ऊपर ही जाए, बिल्कुल इसके ऊपर ही, ठीक इसके ऊपर। तो एक के ऊपर एक जब दोनों ग्राफ बन जाते हैं बच्चों, तो ये किस तरह की लाइंस बोलते हैं इनको बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइंस। क्या बोलते हैं? कोइंसिडेंट लाइंस। और बच्चों एक पॉसिबिलिटी और हो सकती है, दैट इज अगर एक ग्राफ ऐसे जाए और दूसरा इस तरीके से जाए, यानी कि दोनों आपस में कट ना करें, दोनों एक दूसरे के बिल्कुल क्या हो, पैरेलल हो, पैरेलल लाइंस, इजंट इट। अब आप लोग जरा थोड़ा दिमाग में सोचो, क्या कोई और तरीका भी हो सकता है कि आपको दो इक्वेशंस के ग्राफ बनाने हो और इन तीनों के अलावा किसी और तरीके से आप बना दो? ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। जब कभी भी दो लीनियर इक्वेशन के ग्राफ बच्चों आप लोग ड्रॉ करेंगे, या तो लाइन एक दूसरे को काटेंगी, इंटरसेक्टिंग होगी, या बिल्कुल एक के ऊपर एक चली जाएंगी, कोइंसिडेंट होंगी, या फिर पैरेलल होंगी। ये तीन तरीके ही हमारे पास हो सकते हैं, तीन तरह के ग्राफ ही बन सकते हैं दो लीनियर इक्वेशन के लिए, ठीक है बच्चों। इतना नोट करने के बाद अब आगे की चीज हम समझते हैं। आगे बच्चों है वेरी इंपॉर्टेंट टेबल, बिल्कुल। तो ये टेबल जो आप लोगों को दिखाई दे रही है फिलहाल स्क्रीन पर, मैंने अभी वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि इस टेबल से 100% बोर्ड के अंदर क्वेश्चन पूछता है। तो बच्चों इसकी आप लोग बहुत अच्छे से तैयारी करेंगे, इसको लर्न कर लेना है, क्योंकि इससे क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा, कोई नहीं रोक सकता। यहाँ पर लिखा है मैंने लर्न दिस। और बच्चों ये अपलोड हो चुकी है टेलीग्राम चैनल पर, तो वहां पे जाकर आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और इसका एक ना फोटो कॉपी निकलवा करके अपने स्टडी रूम में, स्टडी टेबल पे कहीं पे इसको चिपका देना, लगा देना, जो जब दिखती रहेगी बार बार आपको तो ऑटोमेटिकली याद हो जाएगी, ठीक है। ऐसा आप लोग कर सकते हैं। तो ये पूरी टेबल जो है इसको थोड़ा हम समझ लेते हैं, इससे बहुत क्वेश्चन बनते हैं। देखो बच्चों, सबसे पहले दो इक्वेशंस की बात हो रही है। एक इक्वेशन ये हो गई हमारी, दूसरी इक्वेशन ये हो गई। तो लीनियर इक्वेशन की जो जनरल फॉर्म होती है बच्चों, वो होती है ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की ये जनरल फॉर्म है, ठीक है बच्चों। अब मेरे को तो दो इक्वेशन लिखनी है, तो थोड़ा डिफरेंस क्रिएट करना पड़ेगा ना। यानी यहां पर फर्स्ट इक्वेशन जब लिखना चाह रहे हैं तो a1 कर दिया, b1 कर दिया, c1 कर दिया, और सेकंड इक्वेशन में a2 b2 c2 ले लिया, थोड़ा डिफरेंस क्रिएट करने के लिए। अब बच्चों अगर a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 के इक्वल नहीं आ रहा है, तो ऐसे केस के अंदर इंटरसेक्टिंग लाइंस बनती हैं। अभी अभी हमने ऊपर क्या सीखा, इसलिए मैंने आपको पहले ही वो बात बता दी ताकि यहां पर दिक्कत ना आए, कि ग्राफ जो हो सकता है बच्चों, ग्राफ तीन तरीके से बन सकता है। या तो इंटरसेक्टिंग लाइंस बनेंगी, या कोइंसिडेंट लाइंस बनेंगी एक के ऊपर एक बिल्कुल, या पैरेलल लाइंस बनेंगी जो आपस में इंटरसेक्ट ना करें। तीन तरीके से ग्राफ आपका बन सकता है। उसमें भी हम बिना ग्राफ बनाए पता कर सकते हैं कि इक्वेशंस का ग्राफ कैसा आने वाला है। ध्यान से सुनो इस बात को, जिनका ध्यान थोड़ा हट गया दोबारा से ध्यान से सुनो मैं क्या कह रहा हूं, कि बिना इक्वेशंस को सॉल्व किए, बिना उनका ग्राफ बनाए, हम लोग ये बता सकते हैं कि ग्राफ कैसा बनने वाला है, यानी भविष्यवाणी कर सकते हैं एक तरीके से पहले ही। अब वो कैसे करी जाएगी? जैसे यहां पर बच्चों ये दो इक्वेशन दी हुई है, तो ये जो दो इक्वेशन है इनका ग्राफ कैसे बनने वाला है वो मैं कैसे पता करूंगा? सबसे पहले मैं निकालूंगा a1 अपॉन a2। तो बच्चों ये निकला हुआ है a1 अपॉन a2। आप देखो फर्स्ट इक्वेशन ये है, सेकंड इक्वेशन ये है। a1 क्या होता है? जो x का कोफिशिएंट है, तो यहाँ x का कोफिशिएंट है 2,
तो बच्चों ये निकाल लिया हमने a1, ये हो गया हमारा 2। फिर सेकंड इक्वेशन में जो x का कोफिशिएंट है वो बच्चों a2 होता है, तो ये हमने निकाल लिया a2। अब a1 अपॉन a2 2/5 आ रहा है बच्चों इस इक्वेशन में, ठीक है, इसको हमने अपने पास नोट कर लिया। इसके बाद b1 अपॉन b2 निकालो आप। b1 3 है, b2 6 है, तो b1 अपॉन b2 आ गया 3/6, ये आ गया b1 अपॉन b2, ठीक है। फिर c1 अपॉन c2 निकालेंगे। c1 ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन में और ये c2 ये हो गया सेकंड इक्वेशन, तो 4/9 हमारे पास ये c1 अपॉन c2 आ गया। तीनों चीजें निकाल लेनी है, a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2, c1 अपॉन c2। फिर अगर a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 के इक्वल नहीं आया, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं 2/5 आया ना, 2/5 3/6 के इक्वल तो नहीं होता, तो इसका मतलब ये पहले वाली कंडीशन लग गई। और बच्चों जब ऐसा होता है तो ऐसे केस के अंदर आपके ग्राफ हमेशा कैसे बनेंगे, इंटरसेक्टिंग लाइंस बनेंगी इस तरीके से जैसे कि यहाँ पे दिखाई दे रही है, ठीक है बच्चों। तो बिना ग्राफ बनाए हमने पता कर लिया जस्ट किस तरीके से a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 को निकाल करके। लेकिन बच्चों आप लोग इसको एग्जैक्टली तब बता पाएंगे जब आपको ये फॉर्मेशन लर्न हो। क्या लर्न हो कि जब a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 आता है तब इंटरसेक्टिंग लाइंस होती हैं, ये याद होना चाहिए। ऐसे ही बच्चों नेक्स्ट केस में हम लोग देख रहे हैं कि a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 और इक्वल टू c1 अपॉन c2, यानी जब तीनों रेशियोज आपस में इक्वल आ जाएं बच्चों तो ऐसे में कोइंसिडेंट लाइंस बनती हैं, यानी बिल्कुल एक के ऊपर एक आ जाएंगी लाइंस, कोइंसिडेंट लाइंस। तीनों इक्वल तो लाइंस बिल्कुल इक्वल एक के ऊपर एक जाएंगे हमारी, ठीक है। अब तीसरा जो हमारे पास है, तीसरे के अंदर हम लोग क्या देख रहे हैं, अगर a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 क्या है, बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2 हो, नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, तो ऐसे केस के अंदर लाइंस कैसी बनेंगी, पैरेलल लाइंस, पैरेलल बनती है, ठीक है। तो बच्चों ये टेबल आपको बहुत अच्छे से लर्न कर लेनी है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन अभी हम आगे भी करेंगे। ये यहाँ पर क्या लिखा हुआ है लास्ट कॉलम के अंदर, तो बच्चों ये भी चीजें याद होनी चाहिए। कई बार एग्जाम के अंदर पूछ लेता है, कंसिस्टेंट वर्ड दे देगा, ऐसा नहीं लिखेगा इंटरसेक्टिंग लाइंस, ये सब कुछ नहीं लिखेगा, आपको कहेगा कंसिस्टेंट के लिए आप लोगों को सॉल्व करना है। तो कंसिस्टेंट जो है वो ये वाली होती है, a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। ऐसे ही बच्चों सेकंड में देख रहे हैं हम, इसमें भी कंसिस्टेंट लिखा हुआ है, तो ये जो सेकंड कैटेगरी है तीनों इक्वल हो जाए रेशियो, ये भी कंसिस्टेंट में आती है। तो ये कंसिस्टेंट का मतलब क्या होता है, इसको आप अपने पास नोट करो। कंसिस्टेंट का मतलब बच्चों कम से कम एक सॉल्यूशन हो जिसका हैविंग एट लीस्ट वन सॉल्यूशन, जिन भी इक्वेशंस का, जिन भी दो इक्वेशंस का कम से कम एक सॉल्यूशन निकल जाए उसको हम कंसिस्टेंट बोलते हैं बच्चों। अब देखो यहां ध्यान से, ये फर्स्ट वाला जो केस है इसमें इंटरसेक्टिंग लाइंस आ रही है, इंटरसेक्टिंग का मतलब ये यहां एक पॉइंट पे कट कर रही हैं, तो लाइंस जितने पॉइंट पे कट करती हैं बच्चों उतने ही सॉल्यूशन हमारे निकलते हैं ग्राफ के अंदर, ठीक है। ये आप अपने पास लिख लेंगे बात, जितने भी पॉइंट्स पर कट होगा, जितने भी पॉइंट्स पर लाइन एक दूसरे को टच करेंगी या कट करेंगी उतने हमारे सॉल्यूशन निकलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें तो एक ही पॉइंट पे कर रही है, इसलिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन, यानी कि यूनिक सॉल्यूशन, केवल एक सॉल्यूशन निकलेगा। ऐसे ही अगले वाली में हम देख रहे हैं कोइंसिडेंट लाइंस, तो कितने सारे पॉइंट पे एक दूसरे को टच कर रही हैं, कट कर रही हैं, कितने सारे पॉइंट, कोई लिमिट है, बिल्कुल नहीं है, इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशंस आ जाएंगे, ठीक है, दुनिया भर के सॉल्यूशन आ जाएंगे हमारे पास कोइंसिडेंट लाइंस के केस के अंदर। और बच्चों पैरेलल लाइंस में तो कहीं पर कट कर ही नहीं रही, एक दूसरे को टच करती ही नहीं है, तो ऐसे केस के अंदर नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन निकलता ही नहीं। तो अगर जस्ट आपको ये टेबल पूरी याद है तो बिना क्वेश्चन को सॉल्व किए, बिना इक्वेशन को सॉल्व किए, बिना ग्राफ बनाए हम लोग बता सकते हैं कि उसका ग्राफ कैसा बनेगा और उसके सॉल्यूशन किस तरह के आएंगे, ठीक है। अब बच्चों एक चीज और यहाँ पर लिखी हुई है, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, जैसा मैंने बताया, तो जब कोई भी सॉल्यूशन ना निकले
तब तो इनकंसिस्टेंट हो जाता है, और यहाँ पर एक सॉल्यूशन निकला हुआ है, कम से कम एक सॉल्यूशन निकल रहा हो तो कंसिस्टेंट कहलाएगी। इसलिए फर्स्ट वाली भी कंसिस्टेंट है और सेकंड वाली भी कंसिस्टेंट है, क्योंकि उसमें एक क्या, उसमें तो बहुत सारे निकल रहे हैं, तो वो भी कंसिस्टेंट है। फिर एक चीज और जाते जाते इस टेबल में से हमें सीखनी है, दैट इज ये क्या चीज लिखी हुई है बच्चों। ये टेबल अपने आप में बिल्कुल कंप्लीट है। ये टेबल ना ही तो एनसीईआरटी में पूरी दी हुई है, ना ही आरडी शर्मा के अंदर पूरी है, ना ही आरएस में कहीं भी पूरी नहीं मिलेगी आपको। तो मैंने यहाँ पर ये इस पे नोट की हुई हैं चीजें। ये कंप्लीट टेबल है, इसमें सारी चीजें लिखी हुई हैं, जहां जहां से भी क्वेश्चन आ सकता है। तो यहाँ पे दो वर्ड और लिखे हुए हैं बच्चों, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट। इनको भी समझना बहुत जरूरी है आपके लिए। कई बार पेपर में इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट ये वर्ड्स यूज कर लेता है, तो ये क्या चक्कर है भाई। देखो बच्चों, इंडिपेंडेंट का मतलब होता है कि जब इक्वेशन एक दूसरे पर डिपेंड ना करें, ऑब्वियस है। तो यहां पर हम देख रहे हैं कोइंसिडेंट लाइंस के अंदर बिल्कुल एक के ऊपर एक ही जा रही हैं दोनों लाइंस, तो एक दूसरे पर पूरी तरह से डिपेंड है हम कह सकते हैं। तो इसलिए डिपेंडेंट जो वर्ड है वो यूज होता है कोइंसिडेंट लाइंस के लिए, यानी इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशंस के लिए, ठीक। और यहाँ पर ये दोनों लाइंस जो जा रही है इंटरसेक्टिंग वाली, इनका एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है, केवल एक पॉइंट पे एक दूसरे को कट करती हैं, तो इनको हम लोग इंडिपेंडेंट बोलते हैं। इतना आपको इसमें ध्यान रखना है। अब बच्चों आगे हम चलते हैं अपनी एक्सरसाइज 3.1 की तरफ। इस टेबल के कंसेप्ट आप लोग अच्छे से याद रखना, क्योंकि ये डेफिनेटली बहुत ज्यादा काम में आएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं जाने से पहले आगे, ताकि आपको और क्लियरिटी आ जाए। देखो, अगर मेरे पास इक्वेशन लिखी है 3x + 4y, अब फटाफट से मेरे को इसका आंसर बताना, इक्वल्स टू 9, एक ये है, और दूसरी इक्वेशन है बच्चों 6x + 8y + 11 = 0। ये दो इक्वेशन लिखी हुई है बच्चों। अब आप मुझे ये बताओ कि इनका ग्राफ कैसा बनेगा। सबसे पहली बात, इंटरसेक्टिंग लाइंस आएंगी कि पैरेलल आएंगी कि कोइंसिडेंट आएंगी। फिर दूसरा मुझे ये भी बताओ कि इनके सॉल्यूशन कैसे होंगे, इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन या यूनिक सॉल्यूशन। फिर ये भी बताना है कि ये कंसिस्टेंट हैं या इनकंसिस्टेंट हैं। ये तीनों चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए, तीनों से सवाल पूछ लेता है। तो बच्चों करने का क्या तरीका बताया अभी, केवल आप लोगों को क्या करना है, तीनों रेशियो निकाल लेने हैं। A1/A2 निकालना है, B1/B2 सॉल्व करना है, और C1/C2 अपने पास निकालना है। ये तीनों चीजें आप निकालो और झट से आंसर आ जाएगा। तो बच्चों A1 ये होता है फर्स्ट इक्वेशन में जो x का कोफिशिएंट है, ये B1 है जो y का कोफिशिएंट है, C1 है, और सेकंड इक्वेशन में जो x का कोफिशिएंट है उसको A2 बोलते हैं, y के वाले को B2 और इसको C2। चलो भाई, ये काम तो बहुत आसान है, तो फटाफट से कर सकते हैं। A1/A2 कितना आएगा, 3/6 माने 1/2 आ गया जी। B1/B2 कितना आएगा, 4/8 यानी फिर से 1/2 आ गया। C1/C2 कितना आएगा, 9/11। ठीक है, तो हमने क्या देखा, A1/A2 इक्वल टू आया B1/B2 के, और नॉट इक्वल टू है C1/C2 के। ऐसा है कि नहीं है, A1/A2 B1/B2 ये दोनों तो आपस में इक्वल आ रहे हैं, देखो 1/2 1/2। लेकिन बच्चों C1/C2 इनके इक्वल नहीं आ रहा, तो यहां पर हम नॉट इक्वल टू का साइन यूज करेंगे। अब हम जाके टेबल में मैच करते हैं। पेपर में तो हमें ये टेबल याद होगी, माइंड में होगी, तो फटाफट से कर देंगे। अभी अगर आपको याद नहीं है तो देखो टेबल के अंदर ये वाली कंडीशन कौन सी है। तो यहाँ पे हमने देखा ये है क्या, नहीं है, ये है क्या, नहीं है, ये है क्या, हाँ बिल्कुल, ये तो दोनों नहीं है, ये वाली है बिल्कुल। इसमें A1/A2 B1/B2 के इक्वल है, नॉट इक्वल टू C1/C2 है, यानी ग्राफ कैसा बनेगा, बिल्कुल सही, पैरेलल लाइंस आएंगी और नो सॉल्यूशन, एक भी सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। और सॉल्यूशन नहीं निकलेगा तो हम क्या कहेंगे, इनकंसिस्टेंट। ठीक है बच्चों, ऐसे फटाफट से टेबल से आंसर आ जाता है, बिना ग्राफ बनाए हम लोग बता सकते हैं। तो ये तो हमारी हुई कंसिस्टेंसी के बारे में, क्या कहेंगे कि ये इनकंसिस्टेंट है क्योंकि एक भी सॉल्यूशन नहीं निकल रहा, नो सॉल्यूशन। और ग्राफ कैसा है, पैरेलल लाइंस, क्योंकि कहीं पे सॉल्यूशन निकल ही नहीं रहा, इसका मतलब एक दूसरे को कट ही नहीं करेंगे, यानी पैरेलल लाइंस आएंगी। हो गया क्वेश्चन क्लियर। चलो आगे चलते हैं।
एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1। चलिए क्या कह रहा है भाई, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली। ठीक है, तो हम मान लेते हैं क्या निकालना है, फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स। अब बच्चों ये सिंपल सी चीज होती है, जो चीज आपको निकालनी हो उसको x और y एज्यूम कर लो। लेट नंबर ऑफ बॉयज बी x एंड नंबर ऑफ गर्ल्स बी y, ये ले लिया हमने। अब इसने क्या कहा, 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 टुक पार्ट इन मैथमेटिक्स क्विज। अच्छा जी, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्लास 10th के कितने बच्चों ने, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितने बच्चों ने क्विज में पार्टिसिपेट किया। हमने मान लिया लेट नंबर ऑफ बॉयज हु पार्टिसिपेटेड इन क्विज, ये हम क्विज के ही मान के चल रहे हैं बच्चों। ठीक है, कि क्विज में x बच्चों ने पार्टिसिपेट किया और कितनी गर्ल्स ने पार्टिसिपेट किया क्विज में, y ने, ऐसा हम मान के चल रहे हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इक्वेशन क्या बनेगी, इक्वेशन फॉर्म्ड विल बी x बॉयज हैं जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है और y गर्ल्स हैं जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है क्विज में। दोनों को मिला के यहाँ इसने लिखा टोटल 10 बच्चों ने किया, तो हमें समझ में आ गया x + y = 10 हो जाना है। ठीक है, ये हमारी पहली इक्वेशन हो गई। अब आगे चलते हैं, आगे के लिए बच्चों ये लाइन आपको पढ़नी है इफ से लेकर के और बॉयज तक। तो इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, यहां लिख लेते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के मुताबिक नंबर ऑफ गर्ल्स इज इक्वल टू 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज। नंबर ऑफ गर्ल्स ज्यादा पार्टिसिपेट कर रही हैं भाई, बॉयज पीछे रह रहे हैं। तो नंबर ऑफ गर्ल्स इक्वल्स टू 4 प्लस नंबर ऑफ बॉयज, ऐसा ही बोला है इसने क्या कहा है, इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, ये हमारे को कह रहा है। तो नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है बच्चों जो पार्टिसिपेट कर रही हैं, y है, तो y इक्वल टू 4 प्लस कितने बॉयज पार्टिसिपेट कर रहे हैं, x कर रहे हैं, 4 + x हो जाएगा। ठीक है, ये आ गई सेकेंड इक्वेशन। दोनों इक्वेशन बन गई। ध्यान देना मेरी बात पर, ध्यान इधर उधर हो गया अगर तो इस बात पे बिल्कुल ध्यान दो, दोबारा से लगा के। इक्वेशन सही बनाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, इक्वेशन आपकी सही बननी चाहिए। अगर आपकी इक्वेशन गलत बन गई तो आगे का क्वेश्चन ऑटोमेटिकली गलत हो जाएगा। इसलिए इक्वेशन बनाते वक्त बिल्कुल ध्यान से केयरफुली इक्वेशन को बनाना है। ठीक है, अब बच्चों क्या करना है, इसने हमें कहा था कि ग्राफिकली इसको सॉल्व करना। तो ग्राफिकली सॉल्व करने के लिए हमें x और y की टेबल बनानी पड़ेगी। x और y की वैल्यूज हम निकाल लेंगे और यहां पर भी एक x और y की टेबल बन जाएगी सेकंड इक्वेशन के लिए। अब बच्चों यहां पर फर्स्ट इक्वेशन में अगर मैं y की जगह 0 डाल देता हूं तो x कितना आएगा बच्चों, बिल्कुल सही 10 आ जाएगा। और अगर x की जगह 0 डाल देते हैं तो y कितना आएगा, 10 आएगा। x की जगह 5 डाल देते हैं तो y कितना आएगा, 5 आएगा। सिंपल है। ये आप लोग सॉल्यूशन जब निकालेंगे ना इसको शो करेंगे एग्जाम के अंदर। ठीक है, यहाँ तो हम ऐसे ही टेबल बना दिया हमने, आप लोगों को शो करना है। मैं एक बार करके दिखा देता हूँ कैसे। ऐसे लिखेंगे आप कि पुटिंग x = 0, तो 0 + y इन इक्वेशन 1, तो 0 + y = 10 माने y = 10। ऐसे आपने ये लिखा x = 0 ये, और y आ गया हमारे पास 10, तो फिर टेबल में लिख दिया। फिर ऐसे आगे ये वाली वैल्यूज डाल करके दिखाएंगे। ये चीज आपको शो करनी है एग्जाम के अंदर। तो बच्चों ये टेबल हमारी कंप्लीट हो गई। अब दूसरी टेबल बना रहे हैं। दूसरी टेबल में अगर मैं इसमें क्या करें, x की जगह 0 डाल देते हैं, y आ जाएगा 4। ठीक है, और अब हम यहाँ पर डाल देते हैं x की जगह 1 तो y आ जाएगा 5, और x की जगह 2 डाल देते हैं तो y आ जाएगा 6। बहुत आसान सी हमारे पास टेबल है, फटाफट से बन गई। अब इसको ग्राफ पे हमें बनाना है, तो ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ग्राफ कॉपी पे जब आप लोग बनाएंगे बच्चों बिल्कुल परफेक्टली आप लोगों का एक एक पॉइंट मार्क होगा।
यहाँ पर मैं जस्ट आपको समझाने के लिए एक बार ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ। एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो ग्राफ में बतानी ज़रूरी है। देखो बच्चों, कभी भी अपने ग्राफ पे ऐसे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बनाने के बाद एकदम से नंबर लिखने मत शुरू किया करो। बच्चे क्या करते हैं, फटाफट 1 2 3 4 5 6 लिखना शुरू कर देंगे यहाँ गिनती, और बाद में फिर क्या होता है, उन्हें पूरा ग्राफ मिटाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि यहाँ देखते हैं अरे भाई जो वैल्यूज थी वो तो हमने उस हिसाब से तो लिखा ही नहीं, उस हिसाब से तो डिस्टेंस लिया ही नहीं। तो पहले स्मार्टनेस किस में होती है कि पहले जो है x की वैल्यूज और y की वैल्यूज को आप लोगों को चेक करना है, स्मार्टनेस इसके अंदर है। तो यहाँ पर हम देखें कि x जो है मैक्सिमम 10 तक जा रहा है, ठीक है, और y जो है वो भी मैक्सिमम 10 तक जा रहा है दोनों के अंदर। तो हम y को भी इसी हिसाब से लिखेंगे कि 10 तक वो पहुंच जाए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 ऊपर तक एक्सटेंड कर देंगे। और ऐसे ही यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 ग्राफ पे बच्चों आप बनाएंगे तो एग्जैक्टली आपको पता लगेगा। यहाँ जस्ट केवल थोड़ा सा समझाने के लिए मैं आपको बना रहा हूँ। ये हमने बना लिया बच्चों। अब 10,0 आपको मार्क करना है। 10,0 कहाँ पर आएगा, 10 का x ये रहा, 10,0 ये मिल गया। फिर 0,10 0,10 ये पॉइंट हो गया। फिर 5,5 x का 5 और y का 5 ये रहा, बिल्कुल यहाँ पर आएगा लगभग इस जगह पर। ठीक है बच्चों, ये हो गया आपका 5,5। इनको इस पर लिख देना है। दिस इज 0,10, दिस इज 10,0 एंड दिस इज 5,5। क्लियर? उसके बाद बच्चों आप क्या करेंगे, स्केल रख के इसको बिल्कुल आराम से, बिल्कुल सीधी लाइन जाएगी। मैंने बताया ना ऊपर लीनियर इक्वेशन है तो ग्राफ स्ट्रेट बनेगा, तो बिल्कुल सीधी लाइन यहाँ से ऐसे करके आप लोगों की बन जाएगी। फिर आपको इस लाइन के ऊपर इक्वेशन को इंडिकेट कर देना है कि ये किस इक्वेशन का ग्राफ है। तो ये है x + y = 10 का ग्राफ। तो हम लाइन के ऊपर लिख देंगे x + y = 10। इतना हो गया बच्चों। अब आप दूसरा ग्राफ बनाएंगे तो दूसरे में हमें 0,4 मार्क करना है, विच इज हेयर, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास। फिर 1,5 मार्क करना है, 1,5 ये आ जाएगा बच्चों यहाँ पर। उसके बाद 2,6 विल बी हेयर समवेयर, यहाँ पर आ जाएगा। एज इट इज यहाँ करेंगे, इन तीनों को बिल्कुल आराम से स्ट्रेट लाइन जाएगी, इन तीनों को हम लोग ज्वाइन कर देंगे। ठीक है बच्चों, इस लाइन पर इसकी इक्वेशन लिख देंगे। तो ये हमारी है y = 4 + x की इक्वेशन। y = 4 + x ये इक्वेशन है, ये इसका ग्राफ है। अब ये पॉइंट्स आपको मार्क भी तो करने हैं, इनको लिखना है यहाँ पर कि ये क्या क्या है। ठीक है बच्चों, अब बात हुई, उसने हमें कहा था कि ग्राफ से सॉल्यूशन निकालना। मेन टारगेट क्या था हमारा इस क्वेश्चन का, हमें आंसर क्या निकालना था, टारगेट था हमारा ग्राफ से सॉल्यूशन पता करना कि इन दोनों इक्वेशंस का, जो दो इक्वेशन है, इनका आंसर क्या होगा, इनका सॉल्यूशन क्या होगा, ग्राफ से पता करना था। तो बच्चों ध्यान रखना, ग्राफ में जहां पर लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं, लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं, वेयर द लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर, दैट पॉइंट इज द सॉल्यूशन फॉर बोथ इक्वेशंस। क्या बात कही बच्चों, जहां पर आपकी दोनों लाइंस इंटरसेक्ट करेंगी, एक दूसरे को कट करेंगी, वो ही उन दोनों इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा। अब इस चीज को फॉलो करते हैं तो हमने देखा कि ये पॉइंट हमें मिल रहा है, यहां पर इस पॉइंट पर दोनों लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो यानी यही जो है, दिस पॉइंट इज दी सॉल्यूशन, यही हमारा सॉल्यूशन है, यही हमारा आंसर है बच्चों। ठीक, अब इसको निकालेंगे कैसे हम लोग, तो आप लोग यहां से बिल्कुल सीधे नीचे परपेंडिकुलर डालेंगे। जब आप ग्राफ पे बनाएंगे तो एग्जैक्टली आपको पता लग जाएगा, यहाँ पे एग्जैक्टली नहीं निकाल पाऊंगा मैं, और यहां से ऐसे y की तरफ जाना है आपको। तो क्या होगा कि ये पॉइंट आपको मिल जाना है x का, सपोज फॉर एग्जांपल बता रहा हूं मैं, एग्जैक्टली क्या आएगा आप लोग ग्राफ पे चेक करेंगे, वहां पे देखना कि एग्जैक्टली क्या आ रहा है। तो मैं फॉर एग्जांपल एक जस्ट ले रहा हूं, मैं मान लेता हूं कि यहां से जब मैं नीचे जा रहा हूं तो मुझे 2 मिल रहा है, तो यानी x जो बन गया वो 2 बन गया। और यहाँ पर मैं जब इधर जा रहा हूँ तो सपोज मुझे 6 मिल रहा है, तो यानी जो y की वैल्यू होगी, y की जगह हमारे पास 6 आ जाएगा। तो 2,6 इसका
सॉल्यूशन हो जाएगा। इस तरह से आप लोगों को इसको सॉल्व करना है, ठीक है बच्चों। ऐसे आप लोग देखेंगे तो आई होप बात क्लियर हो गई होगी। ग्राफ से हम ऐसे निकालते हैं सॉल्यूशन, इस चीज को आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए बच्चों, इसके बाद ये पूरा हो गया, हम चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, विच इज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ही सेकंड पार्ट। तो फटाफट से इसको करते हैं। 5 पेंसिल्स एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट इतना, 1 पेंसिल और 1 पेन की कॉस्ट निकालनी है। तो बच्चों जो निकालना होता है, लेट कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल बी ₹X एंड लेट कॉस्ट ऑफ 1 पेन बी ₹Y। ये हमने ले लिया। अब क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 5 पेंसिल्स एंड 7 पेन्स, 5 पेंसिल्स प्लस 7 पेन्स का कॉस्ट कितना आ रहा है बच्चों? ये आ रही है हमारे पास ₹50। ठीक है बच्चों, ये प्रोसेस है। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, एक पेंसिल का कॉस्ट कितना है? X है, तो 5 पेंसिल का कितना होगा? 5X। इतनी तो मैथ सबको आती है, आसान है। प्लस फिर बच्चों एक पेन की कॉस्ट ₹Y है, तो 7 पेन की कितनी होगी? बिल्कुल सही, 7Y हो जाएगी। एंड इक्वल्स टू टोटल कॉस्ट विच इज 50। क्लियर? तो ये हमारे पास बन गई हमारी प्यारी सी पहली इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 1। अब दूसरी इक्वेशन बच्चों, हाँ दूसरी इक्वेशन बना दी होगी फटाफट में, सबसे आसान काम है तो कर लेते हो तुम लोग फटाफट से। तो 7 पेंसिल्स एंड 5 पेन्स टुगेदर कॉस्ट 46। तो सेम अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब क्या हुआ, 7 पेंसिल्स की कॉस्ट प्लस 5 पेन्स की कॉस्ट, इन दोनों की कॉस्ट मिला के टुगेदर कितनी हो जाती है इकट्ठे? 46 रुपीज की। तो बच्चों एक पेंसिल हमने देखा 100 रुपए की है, तो 7 पेंसिल 7X की हो जाएंगी, और एक पेन हमारा ₹Y का है, तो 5 पेन 5Y के हो जाएंगे, इक्वल्स टू 46 हो जाएगा। इतनी आसान इक्वेशन ये हमने फटाफट से यहाँ पे बना दी, इक्वेशन नंबर 2 हो गई। चलो पूरा हो गया। अब इसके बाद क्या करोगे, क्या करोगे? क्वेश्चन छोड़ दोगे क्या? बिल्कुल नहीं, इसकी टेबल बनाएंगे 3 वैल्यू कम से कम, और इस वाली इक्वेशन की भी टेबल बनाएंगे 3 वैल्यू कम से कम। कैसे बनाएंगे? जैसे अभी ऊपर सिखाई, ठीक है, इसको अपने आप करना है। हम अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे फटाफट से। टेबल बनाने के बाद आप लोग इसको ग्राफ पे मार्क करेंगे, जहां पे लाइन से एक दूसरे को कट करेंगी तो सॉल्यूशन निकल जाएंगे हमारे, नहीं कट करेंगे तो नहीं निकलेंगे। ठीक है, सेम ऊपर वाले क्वेश्चन के जैसा बच्चों प्रोसेस फॉलो करना है। तो चलिए हम नेक्स्ट पे चलते हैं, इतना काम कर लेना है ना। इसके बाद आगे ये आगे हम क्वेश्चन नंबर 2 पर क्या करवाना है भाई, इसको हमें क्या चाह रहा है ये, तो रिक्वायरमेंट क्या है क्वेश्चन की? क्वेश्चन कह रहा है ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज, बहुत बढ़िया, ये हमें निकालने हैं। फाइंड आउट वेदर द लाइंस आर पैरेलल और कोइंसिडेंट, इसको बताना है हमें, छोटा सा काम करना है। क्या करना है? बताना है लाइंस कैसी होंगी, पैरेलल होंगी, कोइंसिडेंट होंगी। बच्चों का खेल है हमारे लिए, हमने ऊपर समझ ली बात। तो फटाफट से कौन सा पार्ट करें, कौन सा करें? कोई एक पार्ट कर लेते हैं, चलो थर्ड पार्ट कर लेते हैं। इसमें माइनस भी दिख रहा है, प्लस भी दिख रहा है। ओके, इसको कर लेते हैं थर्ड पार्ट को, बाकी दो इसी की तरह से होंगे बच्चों। तो A1/A2 निकाल रहा हूं मैं। A1 क्या है? ये फर्स्ट इक्वेशन है, तो x का जो साथी है वो A1 है, माने 6। ये सेकंड इक्वेशन है, तो सेकंड इक्वेशन में x का जो साथी है वो A2 है, तो कितना आ गया? 3 आ गया। फिर B1/B2, B1/B2 ये y हो गया हमारे पास माइनस का 3, तो माइनस का 3 अपॉन में B2 कितना है? यहाँ पर y का कोफिशिएंट गलती से भी 1 मत लिख देना, क्योंकि माइनस का साइन भी है, ध्यान दो इस बात पर। जिसका ध्यान इधर उधर हो गया है ध्यान दो। बच्चे यहाँ पे मिस्टेक करते हैं, साइन लगाना भूल जाते हैं, क्वेश्चन गलत हो जाता है बेचारों का। तो यहाँ पर y का कोफिशिएंट क्या है? माइनस का 3, इस माइनस को इग्नोर नहीं करना। नीचे वाली सेकंड इक्वेशन में y का कोफिशिएंट क्या है? माइनस का 1 है बच्चों, माइनस का 1 सॉल्व करें, कितना है? माइनस से माइनस कैंसिल, आ गया हमारे पास 3। अब C1/C2, C1/C2, C1 कितना है? 10 है जी,
अपॉन में C2 कितना है 9 है जी, इसको 9 लिख दिया। ठीक है, अब हमने क्या देखा, हमने देखा हेयर A1 अपॉन A2 कितना आ रहा है 3 आ रहा है, और B1 अपॉन B2 भी कितना आ रहा है 3 आ रहा है। दोनों क्या हो गए इक्वल हो गए, isn't it? लेकिन C1 अपॉन C2 तो 10 अपॉन 9 आ रहा है, यानी वो इनके इक्वल नहीं है। अब हमने टेबल करी हुई है याद, इसलिए मैंने आपको कहा उसको लर्न कर लेना, यहाँ पे उसकी यूज है। जो बच्चे लर्न नहीं करेंगे फिर वो इधर उधर झाकेंगे पेपर के अंदर कि अरे भाई ये तो निकल गया, अब लेकिन याद नहीं आ रहा मुझे कि ये कंडीशन कौन सी है ऐसा बहुतों के साथ होता है, तो मैं बार बार कह रहा हूँ याद कर लेना कंडीशनों को, तभी यहाँ पे सॉल्व कर पाओगे। अब ये कंडीशन कौन सी होती है, तो अभी के लिए मैं तुम लोगों को टेबल दिखा देता हूँ। ये रही टेबल, देखो जरा चेक करके बताओ कौन सी कंडीशन है। ये रही तीसरे वाली, isn't it? पहले दो रेशियो इक्वल, तीसरा अनइक्वल, माने पैरेलल लाइंस, माने नो सॉल्यूशन, माने इनकंसिस्टेंट। ठीक है, तो चलो उसमें लिख देते हैं हम लोग। सो क्या बताना था इसको हमें, ये तो जस्ट इसका जानना चाह रहा था कि लाइन पैरेलल है कि कोइंसिडेंट है। तो लो भाई हम इसको बता देते हैं कि लाइंस कैसी हैं, पैरेलल लाइंस, और थोड़ा और बता देते हैं इनकंसिस्टेंट, क्योंकि नो सॉल्यूशन। जब सवाल आता है तो पूरा बताते हैं फिर बच्चे, और नहीं आता तो फिर कुछ भी नहीं करते। खैर इसने केवल इतना ही पूछा था पैरेलल लाइंस, तो साथ में हमने रिवीजन के लिए ये भी लिखा कि इसका मतलब ये भी निकलता है बच्चों। तो ये है हमारा आसान सा क्वेश्चन, बढ़िया सा क्वेश्चन। इसके बाद आगे चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। फिर से वही सवाल है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 2 की तरह है, बिल्कुल वैसे ही आपको करना है, सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पर भी तीनों रेशियोज निकालने हैं, फिर क्या करना है टेबल से हमें अपना जवाब दे देना है। ठीक है बच्चों, तो एक पार्ट में कर लेता हूँ, वरना तुम लोग मुझे कमेंट में लिखोगे सर, लेकिन ये बहुत आसान है, ये आप लोगों को अपने आप ही कर लेना चाहिए। तो एक पार्ट, फोर्थ पार्ट हम लोग कर लेते हैं डिस्कस। फोर्थ में बच्चों है हमारे पास A1 अपॉन A2 निकालेंगे, कितना आएगा बच्चों, A1 5 है, और A2 बताना, A2 कितना है -10, साइन पे ध्यान देना है। फिर B1 अपॉन B2, B1 बच्चों -3 है, और B2 कितना है वो 6 है। फिर C1 अपॉन C2, C2 कितना है बच्चों 11 है हमारे पास, और C1 11 है, और C2 कितना है -22 है। ठीक है ना बच्चों, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये तो सॉल्व हो रहे हैं, कैंसिल हो रहे हैं, ये आ गया -1/2, ये भी आ गया -1/2, और ये भी आ गया -1/2, यानी कि हेयर तीनों क्या हो गए बच्चों, तीनों रेशियोज इक्वल हो गए। ठीक है, और तीनों जब इक्वल हो जाएं फिर से टेबल का यूज आएगा, यानी टेबल याद होनी चाहिए। तो बच्चों जब तीनों इक्वल हो जाते हैं तब क्या होता है, क्या होता है, कोइंसिडेंट लाइंस बनती है बच्चों, कोइंसिडेंट लाइंस। कोइंसिडेंट लाइंस याद हो गई ना सबको, बिल्कुल एक के ऊपर एक जाएंगी, उनको बोलते हैं कोइंसिडेंट, एक के ऊपर एक बन जाए दोनों ही। ठीक है बच्चों, कोइंसिडेंट लाइंस। अब कोइंसिडेंट लाइंस है तो एक दूसरे के ऊपर इतनी सारी बार टच कर रही है, तो इसलिए इसी में क्या निकलते हैं, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन इन्हीं के लिए होते हैं, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, मैनी सॉल्यूशंस। और बच्चों इतने सारे सॉल्यूशन निकल रहे हैं तो इसका मतलब ये क्या है, कंसिस्टेंट है। सॉल्यूशन अगर हमारा निकल जाए इक्वेशंस का तो वो क्या हो जाती है बच्चों, कंसिस्टेंट हो जाती है। क्वेश्चन हो गया कंप्लीट, बकवास सा आसान सा क्वेश्चन है, और पेपर में नहीं आता, कभी कभार आ भी जाता है, 1 मार्क्स में पूछ लेता है कई बार, लेकिन इसका जो पार्ट है जो हम कल की क्लास में सीखेंगे अननोन निकालने वाला, वो सबसे ज्यादा पूछा जाता है। तो वो तभी आएगा जब ये आएगा, है ना। खैर चलिए 5th क्वेश्चन को करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। अब बच्चों 5th के अंदर क्या कह रहा है, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द गार्डन। तो लेट, अब रेक्टेंगुलर गार्डन है ये, रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल के अंदर तो दो ही चीज होती है, एक ब्रेथ होती है, एक लेंथ होती है ना। तो लेट लेंथ बी, या ब्रेथ मान लेते हैं या लेंथ मान लेते हैं, जो मर्जी है उसको मान लो। तो लेट लेंथ बी x एंड ब्रेथ बी y, ब्रेथ ले ली हमने y। ठीक है बच्चों, अब क्या कह रहा है, यहाँ पे इसने लिखा है हुज लेंथ इज 4 मोर देन इट्स विड्थ। इस लाइन को पकड़ो,
जल्दी से पकड़ो, बस यहीं से क्वेश्चन क्रैक होगा। क्या लिखा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लेंथ क्या है बच्चों? लेंथ इज 4 मोर देन विड्थ। जो यहाँ पे लिखा है ना क्वेश्चन में, उसको एज इट इज उतार लेना है बस, इससे अपने आप इक्वेशन बन जाएगी। तो लेंथ इज का मतलब इक्वल टू लगाओ। लीनियर इक्वेशन में, वर्ड प्रॉब्लम्स में जिनको दिक्कत होती है उनके लिए ये आसान सी ट्रिक बता रहा हूं मैं, हर क्वेश्चन में लगभग ये लग जाती है। क्या करना है आपको बच्चों? देखो इसको ऐसे लिख लो, इसको थोड़ा और इलेबोरेट कर देते हैं ताकि आप लोगों की ये चीज पक्की हो जाए। देखो ध्यान देना भाई, जिसका ध्यान इधर उधर हो गया है फटाफट से ध्यान दो। लीनियर इक्वेशन कैसे वर्ड प्रॉब्लम से इक्वेशन आसानी से बन जाती है। देखो मैं केवल इस लाइन को उठा करके यहां लिखूंगा, लेंथ इज 4 मोर देन इट्स विड्थ। मैंने कुछ नहीं किया, इतना तो सब कर सकते हैं ना। यहां से क्वेश्चन की ही लाइन को उठा करके एज इट इज, देखो लेंथ से लेकर के विड्थ तक की मैंने एज इट इज यहां लिख ली, लेंथ इज 4 मोर देन विड्थ। अब देखो कैसे चुटकी बजाते ही इक्वेशन बनेगी। अब मेरे को तुम लोग अपने आप ही बता सकते हो लेंथ कितनी है, लेंथ कितनी मानी x, तो इसकी जगह x आ गया। इज का मतलब क्या है? इज का मतलब इक्वल टू हो गया, इज इक्वल टू बोलते हैं ना, इज इक्वल टू, तो ये आ गया इक्वल टू। फिर 4 तो 4 है ही जी, ऐसे ही है। ये मोर देन का मतलब क्या होता है? मोर देन का मतलब तो प्लस होता है, तो प्लस लगा दिया है ना। और इट्स विड्थ, तो ये विड्थ कितनी है? विड्थ माने ब्रेथ, विड्थ कितनी है? y, तो इसकी जगह y आ गया। हुआ कुछ इसमें? कुछ भी नहीं, इतनी आसानी है। देखो इक्वेशन बन के तैयार भी हो गई, एज इट इज वहां से हमने डाल दिया, कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, इससे आसान फंडा नहीं है। ये हमारे पास इक्वेशन तैयार होगी बच्चों। आइंदा से इसको फॉलो करना, सभी इसको अप्लाई करके देखना काफी सारे क्वेश्चंस में, देखो फिर कैसे चुटकियों में बनेगी इक्वेशन। अब आगे क्या कह रहा है वो देखते हैं। आगे इसने हमें कहा हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन, एक इक्वेशन यहां से बनने वाली, तो इसको भी लिख लेते हैं हम। देखो फिर से वैसे ही बनाऊंगा जैसे ये बनाई है ना, एज इट इज ऐसी। तो हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन इज, यहां लास्ट में ये वाली लाइन यहां लास्ट से कनेक्टेड है, ये बीच वाली तो हमने ले ली ना यहाँ पे, ये हो गई पूरी। अब ये वाली लास्ट में, हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन इज 36, तो हाफ द पेरीमीटर इज 36, ये हमने यहाँ पर लिख लिया। अब ये हाफ का मतलब क्या होता है? सबको पता है, बच्चे को पता है 1/2। और हाफ द पेरीमीटर, पेरीमीटर क्या होता है रेक्टेंगल का? क्या होता है? 2 इंटू एल प्लस बी होता है, ये इसकी जगह रख दिया, सिंपल है। इज का मतलब क्या होता है? इसका मतलब इज इक्वल टू होता है जी, और 36 की जगह 36 आ गया हमारे पास, है ना आसान। देखो इक्वेशन बन गई, तैयार हो गई। अब इसको कैंसिल कर लो, 2 से 2 कैंसिल, L प्लस बी इक्वल्स टू 36 हो गया बच्चों। और ये लेंथ कितनी है? लेंथ कितनी मान रखी है हमने? x ले रखी है, तो बच्चों यहाँ x आ जाएगा। ब्रेथ कितनी ले रखी है? y ले रखी है, y आ जाएगा, इज इक्वल्स टू 36। ये बच्चों हमारी इक्वेशन नंबर 2 भी तैयार हो गई, ये फर्स्ट हो गई। जस्ट सिंपल एज दैट, कुछ इसके अंदर नहीं है, ऐसे हम लोग इसको कर सकते हैं। अब आगे क्या कह रहा था? कुछ और भी करवाना चाह रहा है क्या? फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द गार्डन, पूरा सॉल्व करना है। तो बच्चों दोनों को सॉल्व कर देंगे। जस्ट आपको अभी तो ग्राफिकली के लिए है ये एक्सरसाइज, तो आप लोग क्या करेंगे, इसके अंदर x और y की टेबल बनाएंगे। इसमें हमें ग्राफ के थ्रू ही सॉल्व करना है एक्सरसाइज में, तो इसलिए ग्राफ को फॉलो करना है आप लोगों को। तो इस इक्वेशन के लिए टेबल बच्चों बना देते हैं फटाफट से। y 0 रखेंगे, x 4 आ जाएगा, इजंट इट। ऐसे ही फिर हम y को अगर 1 रख दें तो x 5 आ जाएगा, y को 2 रख दें तो x, ये बन गया। फिर ऐसे ही बच्चों यहाँ पर फटाफट से बना देंगे एक टेबल सेकंड इक्वेशन के लिए। सॉल्यूशन आप लोग दिखाएंगे जरूर, ठीक है। x की जगह 1 रखेंगे तो y कितना आ जाएगा? 35, ठीक। x की जगह 2 इसमें रखता हूं मैं, तो y विल बी 34, और x की जगह 3 रखता हूं, y विल बी 33, ये बन गया। फिर बच्चों इनको आप क्या करेंगे? पॉइंट्स को ग्राफ पे मार्क करेंगे, इजंट इट। और ग्राफ पे बच्चों सपोज फॉर एग्जांपल, करके नहीं दिखा रहा हूं मैं क्योंकि वो बहुत आसान है, अब आप लोग वो अपने आप कर सकते हैं, ऊपर सिखा दिया। तो यहाँ पर सपोज इसकी लाइन ऐसे जा रही है और इस वाली इक्वेशन की लाइन ऐसे चली गई, तो जहां पे एक दूसरे को कट करेंगे, हमने अभी सीखा, वहीं से हम लोग बच्चों क्या निकाल पाएंगे? सॉल्यूशन निकाल पाएंगे। तो सपोज यहाँ पर 4 है और सपोज यहाँ पर 3 है, तो इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा बच्चों? 4,3, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ऐसे आगे आपको इसको करना है।
क्लियर है? चलो आगे चलते हैं फटाफट से। सेकंड लास्ट क्वेश्चन बच्चों हमारे एक्सरसाइज का, और आसान सा, इससे आसान क्वेश्चन नहीं है। देखो बच्चों, इसके लिए भी हमें टेबल याद होनी चाहिए। गिवन द लीनियर इक्वेशन 2x + 3y - 8 = 0, ये है। अब इस क्वेश्चन में ना भाई खुली छूट है, बिल्कुल बिल्कुल खुली छूट है, जो मर्जी चाहें वो इक्वेशन हम बना सकते हैं। इससे ज्यादा छूट किसी क्वेश्चन के अंदर नहीं है। सब क्वेश्चंस के डेफिनेट आंसर होते हैं। बात सही है कि गलत है भाई? सिंगल आंसर तो निकलते हैं, जो आंसर है वही पीछे जो लिखे हैं वही आने हैं। लेकिन ये क्वेश्चन ऐसा है, मान लो तुम्हारा जो पड़ोसी है, तुम्हारा जो साथी है, तुम्हारे साथ जो दूसरी बेंच पे बैठता है, उसके आंसर कुछ और आ रहे हैं इस क्वेश्चन के, और बच्चों तुम्हारा आंसर कुछ और आ रहा है, दोनों के सही माने जाएंगे। पूरी क्लास में ऐसा भी हो सकता है 50 बच्चों की क्लास है, 50 के 50 के आंसर अलग 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 आए, कोई दिक्कत नहीं है, हो सकता है। इस तरह का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, हमें एक लीनियर इक्वेशन लिखनी है इंटरसेक्टिंग लाइंस के लिए। ठीक है, इंटरसेक्टिंग लाइंस की बच्चों कंडीशन क्या होती है? 4 इंटरसेक्टिंग लाइंस। टेबल में आप लोग चेक करना, इंटरसेक्टिंग लाइंस होती है बच्चों जिसमें a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 हो जाए, ये होती है बच्चों। तो हमें जो इक्वेशन लिखनी है वो इस तरह से लिखनी है कि a1/a2 b1/b2 के इक्वल ना हो। देखो अभी देखना मैं कैसे लिख रहा हूं। सपोज मैं यहां पे लिख देता हूं 3x + 7y - 5 = 0। मैंने ये इक्वेशन लिख दी। अब आप यहां पे चेक करो, इन दोनों इक्वेशन के अंदर निकाल करके देखो a1/a2 कितना आ रहा है, कितना आ रहा है 2/3। b1/b2 कितना आ रहा है, b1/b2 आ रहा है 3/7, isn't it? तो क्या देख पा रहे हैं कि दोनों आपस में अनइक्वल है। इसका मतलब ये जो दोनों इक्वेशन हो गई, ये किसके लिए हो गई? इंटरसेक्टिंग लाइंस के लिए हो गई बच्चों। तो हमारा आंसर तो ये है, हमने ये इक्वेशन बनाई। आप और बहुत सारी इक्वेशन बना सकते हैं। मान लो किसी ने ऐसी बना दी इक्वेशन, किसी ने लिखा भाई मैं तो नहीं, मुझे तो पसंद नहीं आ रही 3, 7, 5 ये नंबर मुझे पसंद नहीं है, मेरे लकी नंबर नहीं है, मैं कुछ और लिखता हूँ, मुझे तो ये नंबर पसंद है, मैं लिखता हूँ 4x + 5y - 10 = 0। मैंने कहा भाई लिख ले, कोई दिक्कत नहीं है, इससे भी तुम्हारा आंसर सही रहेगा। उसने कहा कैसे, एक बार वेरीफाई करो। तो कैसे का आंसर तो भाई ये है कि यहाँ पर जब हम निकालेंगे a1/a2, अब इन इक्वेशन के हिसाब से कितना आएगा बच्चों? 2/4 आएगा। कैंसिल करोगे कितना आएगा? 1/2। और जब b1/b2 निकालेंगे तो कितना आएगा? 3/5 आएगा। दोनों आपस में इक्वल नहीं है, फिर से कंडीशन सेटिस्फाई होगी। तो ये भी आंसर बच्चों सही है। क्लियर है बात? बहुत बढ़िया। अब आगे चलते हैं। सेकंड, पैरेलल लाइंस के लिए लिखना है। पैरेलल लाइंस के लिए लिख दो, क्या बनेगा? 2x + 3y - 8 = 0। तो हम लिखें कैसे? बच्चों को दिक्कत रहती है सर लिखना, तो बताओ कैसे, पेपर में आ गया कैसे लिखें। तो ऐसे लिखना कि 4 पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस के लिए बच्चों क्या कंडीशन होती है? a1/a2 = b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। ये कंडीशन होती है। यानी सो रिक्वायर्ड इक्वेशन, देखो बच्चों ये लिख सकता हूं मैं कि 4x + 6y और माइनस का यहां पर लगा दें 5 = 0। ये आंसर हो गया मेरा, मैंने आंसर दे दिया। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहां पर चेक करो आप लोग, यहाँ पे चेक जस्ट रफ में करने के लिए बता रहा हूँ, लिखना नहीं है पेपर में, तो आपको इतना ही लिखना है अगर आए तो। ये रफ में हम जरा चेक कर रहे हैं। तो देखो बच्चों a1/a2 जब आप यहाँ से निकालोगे कितना आएगा? 2 है a1, a2 है 4, 2/4 कितना आ गया? 1/2। b1/b2 जब आप यहाँ से निकालोगे कितना आएगा? b1 है 3, b2 है 6, 3/6 कितना आ गया? 1/2 आ गया। और c1/c2 जब आप यहाँ से निकालोगे कितना आएगा? -8 -5 -8/-5 यानी 8/5 आ गया। तो बच्चों क्या दिखाई दे रहा है कि a1/a2 इक्वल तो आ रहा है b1/b2 के, लेकिन नॉट इक्वल टू c1/c2 के आ रहा है ना। तो ये वाली हमें तो लिखनी थी पैरेलल लाइंस के लिए, तो हमने कर दिया प्रूफ। तो आपके अलग अलग आंसर आ सकते हैं, कोई बात नहीं है, लेकिन कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। अगर कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है सारे सही माने जाएंगे। ठीक, चलिए बच्चों फटाफट से
थर्ड पार्ट जो है इसका आप लोग इसी तरह से करेंगे कोइंसिडेंट लाइंस वाला, ठीक है, उसकी कंडीशन लगा के तीनों जिसमें इक्वल हो जाते हैं रेशियो, तीनों को इक्वल कर देना है, बहुत आसान सा है, ठीक है। तो कर ही देता हूं मैं, फटाफट से हो जाएगा। थर्ड पार्ट 2x + 3y - 8 = 0। तो फॉर कौन सी लाइंस थी? कोइंसिडेंट लाइंस। कोइंसिडेंट लाइंस के लिए बच्चों क्या होते हैं? तीनों रेशियो इक्वल हो जाते हैं। a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। सो रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या लिखेंगे बच्चों? मैं तो ऐसे लिख रहा हूं कि 2/4x लिख देते हैं। 4x + 6y - 16 = 0। हो गया। अब यहाँ पे आप चेक करोगे तीनों रेशियो इक्वल आएंगे, 1/2 1/2 1/2 होगी इसमें, ठीक है बच्चों। चलिए आगे बढ़ जाते हैं और लास्ट क्वेश्चन पे आ गए हम एक्सरसाइज के। ये क्वेश्चन ग्राफिकल वाला इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछ लिया जाता है स्कूल एग्जाम्स के अंदर। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन, इन दोनों इक्वेशन के ग्राफ ड्रॉ करने हैं बच्चों, और फिर डिटरमाइन द आगे काम बाद में देखेंगे, पहले फटाफट से ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो पहली इक्वेशन है हमारे पास x - y + 1 = 0। तो बच्चों इसको ऐसे लिख सकते हैं, x = y - 1, isn't it? ऐसे लिख लिया हमने इक्वेशन 1। अब यहाँ इसकी टेबल बनाएंगे, कम से कम 3 वैल्यू निकालेंगे। फिर ये दूसरी इक्वेशन जो है इसको इधर लिख लेते हैं। इट इज 3x + 2y - 12 = 0। देखो बच्चों ध्यान देना बात पर, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 3x = 12 - 2y, isn't it? और इसको ऐसे लिख सकते हैं x = 12 - 2y पूरे के अपॉन में यहाँ से 3 आ जाएगा, ऐसे हो गया बच्चों। तो इसको हमने ऐसे लिख लिया। ऐसा करने से ना बच्चों इजीली आपकी टेबल तैयार हो जाएगी, थोड़ा कन्वीनियंट हो जाएगा सब कुछ। तो यहाँ पर फिर हम x और y की टेबल बना लेंगे सेकंड इक्वेशन के लिए, यहाँ पे सॉल्यूशन आ जाएंगे। ये हो गया, ठीक। चलिए तो निकालते हैं फटाफट से। सपोज y की जगह हम लोग रख देते हैं -1, ठीक। y की जगह या -1 या x डालें या y डालें, बताओ क्या डालना चाहते हो? कुछ भी अपनी मर्जी से डाल सकते हैं। x डालोगे तो यहाँ तो हमने ऐसे बना लिया है, तो फिर जो है हमें y डालना पड़ेगा, उससे इजीली हमारे आंसर आएंगे। तो चलो, तो y हमें डालनी है किसकी वैल्यू? हमें डालनी है y की वैल्यू। x अपने आप फटाफट से निकलता रहेगा। तो अगर मैं y यहाँ पे 0 डाल दूं तो तुरंत से x आएगा कि नहीं आएगा? -1, isn't it? y यहाँ पे 0 रख दिया जाए, 0 - 1 = -1 आ जाएगा बच्चों, ऐसे इजीली। फिर y की जगह पर हम लोग रख देते हैं आसानी से जो आंसर आए, ये तो हो गया, 2 रख देते हैं y की जगह पर, है ना। 2 रखते ही 2 - 1 ये बन जाएगा बच्चों 1, बहुत आसान है। फिर हम y की जगह पे रख देते हैं 3, अब 3 - 1 ये आ जाएगा 2, कंप्लीट होगी। अब इधर की बारी, इसको करते हैं। इसके अंदर बच्चों 0 डाल दें सबसे आसानी से, तो वही आएगा। y की जगह हमने 0 रखा तो ये पूरी टर्म 0 हो गई। मैंने अभी आप लोगों को ऊपर बता दिया बच्चों कि ये आप लोग ना पेपर में शो करेंगे पूरा। तो पुटिंग y = 0 इन इक्वेशन 2, ऐसे करके आप लोगों को लिखना है। और x = 12 - 2 × 0/3, ऐसे हो जाएगा। x = 12/3 यानी x = 4 बच्चों आपका आ जाएगा। 0 जब आप डाल रहे हैं y तो x हो रहा है 4। आप इसको शो करेंगे, पेपर में मत डायरेक्ट कर देना, फिर मार्क्स कट जाएंगे, ठीक, ध्यान रखना है। अभी मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ आगे। तो यहाँ पर y की जगह अगर मैं रख दूँ, y की जगह रख देते हैं 6 रख देते हैं y की जगह पर, है ना। 6 रखेंगे, 6 × 12, 12 - 12 0 हो जाएगा, 0.3 ये 0 बन जाएगा बच्चों, इजी है। फिर बच्चों y की जगह रख देते हैं 3। y की जगह आप लोग जब 3 डालेंगे, 3 × 2 = 6, 6 - 12, 12 - 6 6 आ जाएगा, 6/3 बच्चों ये आपके पास 2 बन जाएगा, ठीक है। तो ये हमारी दोनों टेबल पूरी तैयार हो गई। अब फटाफट से इसको ग्राफ पे ड्रॉ करना है और अपना आंसर तक पहुंच जाना है। तो ग्राफ बनाते हैं, ये हमने ड्रॉ किया इसका ग्राफ। और बच्चों मैंने अभी आप लोगों को ऊपर बताया, पूरी वीडियो अगर आप देख रहे हैं
पहले आप लोगों को देखना है आपकी वैल्यू कहाँ तक जा रही है। तो छोटी सी वैल्यू है तो x -1 तक जा रहा है हद से हद, -1 -2 लिख लेते हैं, -3 बस। और पॉजिटिव में x हमारा 4 तक जा रहा है मैक्सिमम। दोनों टेबल से आपको चेक करना है, एक से नहीं, दोनों टेबल से चेक करेंगे कि x की मैक्सिमम वैल्यू कहाँ तक जा रही है और मिनिमम कहाँ तक जा रही है। तो -1 और पॉजिटिव में x जा रहा है 4 तक, तो 1 2 3 4 और बस 5 एक और लिख लेते हैं। अब y देखो बच्चों, पॉजिटिव में मैक्सिमम कहाँ तक जा रहा है, 6 तक जा रहा है ना। नेगेटिव में तो y की वैल्यू है ही नहीं, तो जस्ट 2 लिख लेते हैं। और 6 तक जा रहा है, 1 2 3 4 5 एंड 6, दैट्स इट, ये हो गया। फटाफट से इनको मार्क करेंगे। चलिए, तो ये हो गया -1, 0, वेर इट इज, ये हो गया -1, 0। फिर 1, 2, x is 1 and y is 2, x is 1 and y is 2 here, isn't it? Then 2, 3, 2, 3 is here। तो बच्चों ये जाएगी हमारी लाइन कुछ इस तरह से, ऐसे आप लोगों को ग्राफ मिल जाएगा। बच्चों आप इस लाइन पर इसकी इक्वेशन लिखेंगे कि ये किस इक्वेशन का है, और इन पॉइंट्स को भी जरूर मार्क कर देंगे कि ये पॉइंट क्या आ रहे हैं। जैसे ये वाला पॉइंट हमारे पास आ रहा है 2, 1, 2 और ये पॉइंट हमारे पास आ रहा है 2, 3। अब नेक्स्ट बच्चों 4, 0, तो x इज 4 एंड y इज 0, तो यहाँ आ जाएगा। देन 0, 6 इज हेयर एंड देन 2, 3 आ रहा है हमारे पास। तो बच्चों 2, 3 कहाँ है, सेम ये वाला पॉइंट हमें फिर से मिल गया। ठीक, तो इसको ज्वाइन करेंगे, इस पॉइंट से होते हुए ऐसे ये आगे निकल जाएगी। ये इसकी बन गई इक्वेशन, इसका ग्राफ तैयार हो गया। और इस पर भी हम इक्वेशन को लिख देंगे, जिस इक्वेशन का ये ग्राफ है। इन पॉइंट्स को हम लोग लिखेंगे, जैसे ये 4, 0 है, दिस इज 2, 3 एंड दिस इज 0, 6। ऐसे बच्चों आप बिल्कुल साफ सुथरा सुंदर सा ग्राफ बनाएंगे। जितने क्लियरिटी के साथ आप लोग अपनी फिगर ग्राफ्स ड्रॉ करते हैं, उतने अच्छे मार्क्स एग्जाम के अंदर मिलते हैं। ठीक, अब बच्चों जो हमारा फाइनल आंसर है इसका, तो हमने अभी ऊपर एक बात सीखी थी, जहां पर लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं, जहां पर लाइंस इंटरसेक्ट करेंगी वही बच्चों क्या होगा, हमारा सॉल्यूशन होगा। वही पॉइंट क्या होगा बच्चों, सॉल्यूशन होगा। तो यहां पर आप लोग ध्यान से देखें, ये वाला पॉइंट, इस पॉइंट पर दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो यही बच्चों क्या है, ये हमारा सॉल्यूशन है। ठीक है, क्या निकालना था हमें, ग्राफिकली सॉल्यूशन निकालना था इनका। तो फिलहाल सॉल्यूशन पता लग गया। अब आगे क्या कह रहा है, डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय दीज लाइंस एंड द एक्स एक्सिस, शेड द ट्रायंगुलर रीजन। तो ये जो दो लाइन आई बच्चों, एक लाइन तो ये आई आपकी, एक लाइन ये आई, ठीक है, फर्स्ट लाइन सेकंड लाइन ये, और एक्स एक्सिस के बारे में कह रहा है, एक्स एक्सिस। इन तीनों ने मिलकर के जिसको घेर लिया, इन तीनों ने मिलकर के जिस एरिया को घेर लिया वो हमें शेड करना है। तो ध्यान से देखें जरा, ये ग्रीन से मैं शेड कर रहा हूं इन दोनों लाइंस ने, और एक्स एक्सिस ने बच्चों ये वाला एरिया बाउंड कर लिया है, इस एरिया को घेर लिया है जिस पे हमने चेक बनाया है ग्रीन कलर का, ये वाला, ये ट्रायंगुलर रीजन हमारा आंसर हो गया। और बच्चों इन्होंने एक बात और कही थी कि जो 3 पॉइंट्स हैं उनके कोऑर्डिनेट भी लिख दो। तो एक पॉइंट तो ये हो गया, इसको ए लिख देते हैं, दिस इज 2,3। एक पॉइंट ये हो गया, इसको बी लिख देते हैं, दिस इज 4,0। और एक पॉइंट बच्चों आपका ये हो गया सी, विच इज -1,0। इसी के साथ बच्चों ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया आप लोगों का। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। इसमें हमने काफी सारे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स कवर किए हैं, उनको आप एक बार अच्छे से रिवाइज करें। और मैंने फिर से एक बार आपको याद दिला देता हूं कि टेबल से 100% क्वेश्चन आएगा, उसको आप बिल्कुल याद कर लेना। जब तक याद नहीं करोगे तब तक उसका क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे। ठीक है बच्चों, तो आपको आगे अच्छे से इसको कंप्लीट कर लेना है। और ठीक है, थैंक यू। इससे आगे हम कल के पार्ट में बढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं। बढ़िया से सभी अपना ध्यान रखें, मन लगा के क्या करना है, पढ़ाई करते रहना है। ठीक है, चलिए चलते हैं। थैंक यू।